Hello everyone. So till now we have covered till article number 24. In this video we are going to discuss right to freedom of religions, which is basically present in Indian Constitution from article 25 to 28. Okay, so let's see. So first start from article number 25, that is freedom of conscience and free profession, practice, propagation religions. So in this article, we will try to understand first what is the means of conscience, profess, practice and propagate. Okay. तो फ्रीडम ऑफ conscience क्या मतलब है? ठीक, कोई भी इंडिविजुअल वो जैसे चाहता हो वो अपना रिलेशनशिप गॉड के साथ इस्टेब्लिश कर सकता है. ठीक है, जिस भी तरह से वो चाहे तो भक्त की तरह से, ठीक है, चाहे तो उनको अपने बेटे की तरह से उनसे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश, जैसे होता है ना कुछ कृष्णा कल्ट में कि कुछ मदर्स लोग जो होती हैं वो कृष्णा को एज देयर लल्ला देखती हैं. ओके, सो दिस इज द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस. वॉट एवर द वे यू वॉन्ट टू मोल्ड योर रिलेशनशिप विद गॉड यू कैन. ठीक है, फिर राइट टू प्रोफेस आता है. राइट टू प्रोफेस का मतलब हुआ कि आप फ्रीली आपकी जो रिलीजियस बिलीफ है, जो फेथ है, उसको आप ओपनली एंड फ्रीली डिक्लेयर कर सकते हैं. मतलब आप कहीं पे भी जाके बता सकते हैं कि भाई मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं मुस्लिम धर्म से हूँ, मैं क्रिश्चियन धर्म से हूँ, मैं इस्लाम से हूँ. ठीक है, तो आप कहीं पे भी जाके किसी को भी ओपनली बता सकते हैं. ये हुआ राइट टू प्रोफेस. राइट टू प्रैक्टिस की बात करें, ठीक, तो प्रैक्टिस में क्या आ गया कि जो आप वर्शिप परफॉर्म करते हैं, रिचुअल्स, ठीक है, जो आपके रिलीजन से लेके, मान लीजिए सरस्वती पूजा हो गया, हवन हो गया एक्सेट्रा हिंदू रिलीजन में, ठीक है, क्रिमोनियस सेरेमनीज़ हो गए, ठीक है, सेरेमनीज़ की मतलब दुर्गा पूजा हो गया, दिवाली हो गया एक्सेट्रा. एग्जीक्यूशन ऑफ बिलीफ एंड आइडियाज़, मतलब अपने आइडिया या बिलीफ को आप कभी कभी दिखाते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. उसके बाद राइट टू प्रोपेगेट. राइट टू प्रोपेगेट का मतलब ये हुआ कि आप अपने रिलीजियस बिलीफ जो है ना उसको आप ट्रांसमिट कर सकते हैं एक दूसरे लोगों में. मतलब हिंदू जाके मुस्लिम को बता सकता है कि भाई देखो मेरा ये रिलीजियस बिलीफ है, ठीक है, हमारे ये कुछ टेनेट्स हैं हमारे रिलीजन के, ठीक, तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी. ठीक है, हर कोई अपना रिलीजन प्रोपेगेट कर सकता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके किसी को कन्वर्ट करवा रहे हैं अपने रिलीजन में, कि कोई हिंदू जाके वो मुस्लिम को कन्वर्ट करवा रहा है या कोई मुस्लिम आके हिंदू को इस्लाम में कन्वर्ट कर रहा है. तो ये सब नहीं होगा. फोर्सिबल कन्वर्जन इम्प्लाइंग द फ्रीडम ऑफ कंसाइन, इम्पिंग ऑन द फ्रीडम ऑफ कंसाइन. मतलब अगर फोर्सफुली किसी कन्वर्ट करवाया जाता है अपने रिलीजन में तो कहीं ना कहीं कंसाइंस का वायलेशन है. मतलब वो अपना रिलेशन जैसे गॉड के साथ इस्टेब्लिश करना चाहता है उसका वायलेशन है. अब देखो उसका कैसे वायलेशन है कि देखो मान लो कि कोई अपना हिंदू रिलीजन का है, वो कृष्णा को अपना भगवान मानता है. ठीक है, अब मान लो कि वो मदर्स वाला हमने एग्जांपल देखा तो लल्ला मानती है. ठीक है, अब कोई उनको जाके कन्वर्ट करवा दे कि नहीं आप इस्लाम में माता जी कन्वर्ट हो जाओ, तो फिर तो उनका कोई एक ही गॉड है. ठीक है, वो अपना जो इनर रिलेशनशिप है गॉड के साथ, ऐसे लल्ला उसको तो इस्टेब्लिश नहीं कर सकती, क्योंकि कुरान के हिसाब से भाई ये तो हो नहीं सकता है. ठीक, वो सुप्रीम है. ठीक है, तो उस हिसाब से ये कहीं ना कहीं अगर आप कन्वर्ट करवाते हैं तो फ्रीडम ऑफ कंसाइन का वायलेशन होगा. ठीक, तो यहाँ आर्टिकल 5 से क्या पता चलता है कि ये केवल रिलीजियस बिलीफ को ही नहीं कवर करता है. ओके, बट जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो रिचुअल्स हैं, उनको भी कवर करता है. अब इसकी बात करें कि ये जो है सभी के लिए अवेलेबल है, चाहे सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो. ठीक, इसको ध्यान रखना है. ठीक, उसके बाद सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ हमने देखा था ऊपर. ठीक है, तो ये किसके 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 अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आता है, तो पब्लिक ऑर्डर हो गया, मॉरलिटी हो गया, हेल्थ हो गया. ठीक, और भी कुछ अदर प्रोविजन है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, तो उसको हो गया. रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट. अब देखो, हालांकि स्टेट को परमिट है, स्टेट इज़ परमिटेड टू किस चीज़ों के लिए कि अगर वो चाहे तो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और सेकुलर एक्टिविटी. ठीक, मतलब अगर आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी या सेकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो स्टेट उसको रेगुलेट या रिस्ट्रिक्ट कर सकती है. ठीक, स्टेट को ये भी अधिकार है कि वो चाहे तो वो सोशल वेलफेयर या फिर रिफॉर्म्स को लेके
या फिर वो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो सभी क्लास या सेक्शन के सभी क्लास और सभी सेक्शन के हिंदुओं के लिए ओपन रख सकती है। जैसे हुआ था ना कि सबरीमाला में एंट्री नहीं थी, ठीक है, तो उसमें भी स्टेट चाहे तो करवा सकती है। सिंपल सा एग्जांपल है। कुछ केरला में ऐसे टेम्पल थे जिनमें जो लोअर कास्ट के पीपल थे उनको एंट्री नहीं थी, तो स्टेट चाहे तो परमिट कर सकती है, ठीक। तो ये चीज़ें कुल मिला के जो आर्टिकल 25 है, ठीक है, इस पर स्टेट का कुछ रेगुलेशन और कुछ कंट्रोल है, बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद आर्टिकल 25 है, दो एक्सप्लेनेशन भी कंटेन करता है। कौन कौन से हैं? जैसे वियरिंग एंड कैरिंग कृपांस, जैसे होता है ना कि सिख में लोग क्या कृपांस पहनते हैं, सरदार लोग, तो वो प्रोफेशन में उनके इंक्लूड है, ठीक है, उनका वो प्रोफेशन है पहनना, उसे कहीं पे भी कभी भी उतारा नहीं जा सकता, ठीक। दूसरा कि हिंदू इस संदर्भ में कौन कौन इंक्लूडेड है, तो सिख हो गए, जैन, बुद्धिस्ट, ठीक, ये तीनों इंक्लूड हो जाते हैं अंडर हिंदू, ये ध्यान रखना है, अंडर आर्टिकल 25 सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट, ठीक। अब जो 14 इधर मेंशन है, चलो वो तो लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो अब हो गया, ये हमारा 25 खत्म हो गया। फ्रीडम ऑफ टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की बात करता है आर्टिकल नंबर 26, इसको ध्यान रखना है, ठीक। अब आर्टिकल 26 के हिसाब से कि किसी भी आदमी को अधिकार है कि वो अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, को इस्टेब्लिश या मेंटेन कर सकता है, ठीक। दूसरा है कि वो चाहे तो अपना जो रिलीजियस अफेयर्स है उसको खुद से मैनेज कर सकता है, ठीक। अधिकार मिला है कि कोई भी अगर रिलीजियस डेनोमिनेशन है, इंडिविजुअल को लेके बात नहीं करता है, पूरे रिलीजियस डेनोमिनेशन को लेके बात करता है। आर्टिकल 25 इंडिविजुअल्स को फ्रीडम देता है, लेकिन आर्टिकल 26 जो है वो पूरे रिलीजियस डेनोमिनेशन मतलब पूरे कम्युनिटी के लिए है, ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 25 फॉर इंडिविजुअल्स फ्रीडम, आर्टिकल 26 रिलीजियस फ्रीडम टू द कम्युनिटी एज अ होल, ठीक है, रिलीजियस डेनोमिनेशन पूरे, ठीक। अगर चाहे कोई जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है तो वो अपना मूवेबल या फिर रिमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, ठीक। उसके बाद अपनी इस प्रॉपर्टी को लॉ के हिसाब से एडमिनिस्टर कर सकता है। अब यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि आर्टिकल 25 राइट टू इंडिविजुअल, आर्टिकल 22 गारंटी रिलीजियस डिनोमिनेशन, ठीक है, हमने बात कर लिया इसके बारे में। आर्टिकल 26 कलेक्टिव फ्रीडम की बात करता है, आर्टिकल 25 इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है, ठीक। उसके बाद हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिलीजियस डिनोमिनेशन को लेके कुछ कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि कैसे कहलाएंगे, कैसे लोग मतलब रिलीजियस डिनोमिनेशन के अंदर आएंगे, कैसा ग्रुप रिलीजियस डिनोमिनेशन के अंदर आएगा। तो ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हो, पहली बात इंडिविजुअल ना हो, इंडिविजुअल का ग्रुप हो जिसके पास एक बिलीफ हो, जिसे वो बहुत आवश्यक मानते हो अपने स्पिरिचुअल वेलबींग को लेके, ठीक है। कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए उनका, ठीक। इसका एक डिस्टिंक्ट नेम भी होना चाहिए, तो एक कॉमन बिलीफ हो, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन हो एंड डिस्टिंक्ट नेम हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा इस हिसाब से जो डिफिनेशन ऊपर दी गई है कि रामकृष्ण मिशन एंड आनंद मार्ग आर रिलीजियस डिनोमिनेशंस। जो रामकृष्ण मिशन है, आनंद मार्ग है, वो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, अरविंदो सोसाइटी रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है, ठीक है। अब आर्टिकल 27 पे आ जाते हैं। आर्टिकल 27 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, मतलब कि आप किसी रिलीजन का प्रमोशन के लिए आप किसी से टैक्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है। या जो भी अगर आप चंदे वसूल की मतलब अगर गवर्नमेंट ने कुछ भी टैक्स लिया है तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन में नहीं लगाएगी, वो सारे रिलीजन के प्रमोशन में लगाएगी, ठीक है। तो आर्टिकल 27 देखो कि किसी भी आदमी को नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन में, ठीक है। किसी पर्टिकुलर रिलीजन की मेंटेनेंस या प्रमोशन के लिए किसी आदमी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि भाई तुम टैक्स पे करो, ठीक, पहली बात। दूसरी शब्दों में समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट है वो जो पब्लिक की मनी है जो टैक्स के द्वारा कलेक्ट हुआ है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन में नहीं लगेगा,
सारे रिलीजन का के लिए लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट यहाँ पे स्टेट के ऊपर ये कहीं ना कहीं नियंत्रण रखने की कोशिश की जा रही है ताकि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर या पेट्रोनाइज या सपोर्ट ना कर सके। ठीक है, ऐसे तो स्टेट के पास ही रिलीजन आ जाएगा, तो हमारा जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन है, वो तो डाइल्यूट हो जाएगा फिर इस तरह से। तो ठीक, दिस मीन्स टैक्सेस कैन बी यूज फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन। ठीक है, सभी रिलीजन के लिए। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट ओनली लेवाई ऑफ अ टैक्स एंड नॉट फी। ठीक है, मतलब ये टैक्स को लेवाई करने से मना करता है, टैक्स लेने से मना करता है, लेकिन कुछ फीस हो गई कंपलसरी, उसको लेने से मना नहीं करता। क्योंकि फीस का काम क्या होता है कि वो सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, इसका काम, फीस का काम ये नहीं होता कि किसी रिलीजन को प्रमोट या फिर मेंटेन करना। इसका काम बस इतना होता है कि जो रिलीजन है उसके सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना। तो फीस ले सकती है स्टेट, जैसे कि फीस चार्ज कर सकती है पिलग्रिमेज से, किस लिए? ताकि उन्हें स्पेशल सर्विस या फिर सेफ्टी मेजर्स दे सके। बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पे। अब आता है आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की बात करता है कि किन किन इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं, किन इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते हैं। तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आर्टिकल 28। ठीक, आर्टिकल 28 कहता है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है किसी ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जाता हो, जो स्टेट के फंड से मेंटेन हो रहा हो। ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता, पहली बात। हालांकि जो ये प्रोविज़न है ना, वो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई नहीं होता है जो स्टेट से एडमिनिस्ट्रेशन, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन तो स्टेट कर रहा है, लेकिन वो किसी इंडाउमेंट या फिर ट्रस्ट के अंदर बने हो। ठीक है, जिसका काम ही हो रिलीजन को, किसी अपने रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को प्रमोट करना। ठीक है, मतलब जिनका काम है कि अपने रिलीजन का प्रमोशन करना। ठीक है, तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तो कर सकती है पर उनको मना नहीं कर सकती। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद no person attending any educational institution recognized by state or receiving aid out of the state fund shall be required to attend any religious instruction or worship in that institution without his or her consent। अब देखो, मान लो कोई आदमी गया किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, और वो इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्टेटस क्या है? वो या तो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज है, जैसे मान्यता प्राप्त होता है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, भाई स्टेट से मान्यता प्राप्त है, या फिर वो उन्हें स्टेट से ऐड मिल रहा हो, स्टेट के फंड से ऐड मिल रहा हो। ऐसे इंस्टीट्यूशन में अगर कोई इंडिविजुअल पढ़ाई करने के लिए जाता है, ठीक है, पढ़ाने के लिए जाता है, तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि भाई आप ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, या फिर वर्शिप इस इंस्टीट्यूशन में अटेंड करो बिना उसके कंसेंट के। ठीक है, अगर वो कंसेंट दे दे कि ठीक है भाई अटेंड कर दें, तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना कंसेंट से आप उसको बाध्य नहीं कर सकते, पहला केस। दूसरा कि अगर जो जाने वाला है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में वो माइनर है, तो उसके माता पिता का इंस्ट्रक्शन, मतलब उसके माता पिता का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आर्टिकल 28, ठीक है, डिस्टिंग्विश, मतलब 4 टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डिफ्रेंशिएट करता है। पहला टाइप का क्या हो गया कि पहले वाले ऐसे हो गए जो पूरी तरीके से स्टेट मेंटेन करता है जिनको, ठीक। दूसरे ऐसे हो गए जो एडमिनिस्टर तो स्टेट के द्वारा किए जाते हैं, बट वो इस्टेब्लिश अंडर किसी इंडाउमेंट या फिर ट्रस्ट के अंदर हुए, मतलब कोई ट्रस्ट के थ्रू कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है? स्टेट। अब एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जैसे टीचर रिक्वायरमेंट हो गया, सिलेबस एक्सेट्रा हो गया, ठीक है। थर्ड टाइप का बता रहा है कि जो ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के थ्रू रिकॉग्नाइज है, मान्यता प्राप्त है। फोर्थ क्या बोल रहा है? जिन्हें स्टेट के फंड से ऐड मिल रहा हो। अब बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि ये जो हमने देखा, तो जो बी टाइप का है, ठीक, उसमें तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हमने देखा था कि दिया जा सकता है, क्योंकि वो एंडाउमेंट या ट्रस्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ है, बस एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट देख रहा है, ठीक है, उसका पर्पस ही है रिलीजियस कुछ बिलीफ को प्रमोट करना, लेकिन बस एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट देख रहा है। तो बी टाइप में जो है दूसरा वाला है, इसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है,
ठीक। ए टाइप का है जो कि स्टेट के द्वारा पूरी तरीके से मेंटेन होता है, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। सी टाइप का जो है, ठीक है, और डी टाइप के जो है इनमें परमिटेड है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बट वॉलंटरी बेसिस पे। हमने देखा ना कि रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, ठीक, तो उसमें देखा था कि अगर चाइल्ड अगर माइनर है तो उसके माता पिता मतलब वॉलंटरी रूप से अगर कोई चाहे तो अटेंड कर सकता है, चाहे तो ना अटेंड करे, बस इतना मतलब है इसका। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय द स्टेट, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इसमें इम्पार्ट किया ही नहीं जा सकता। सेकंड है इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बाय एस्टेब्लिश अंडर द इंडाउमेंट ट्रस्ट, इसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। थर्ड फोर्थ में भी दिया जा सकता है, लेकिन ये इंडिविजुअल के ऊपर वॉलंटरी डिपेंड करता है कि वो उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करना चाहता है कि नहीं अटेंड करना चाहता है। ठीक, अब आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सो ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में डील होता है, तो आर्टिकल 29 से लेके 30 में, 29 एंड 30 में ये वाले प्रोविज़न डील होते हैं। ठीक, अब आर्टिकल 29 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। ठीक, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 एंड 30। ठीक, प्रोटेक्शन जिसमें 29 है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक, आर्टिकल 29 कहता क्या है, इसको ध्यान से सुनते हैं। आर्टिकल 29 कहता है कि कोई सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, वो इंडिया के किसी भी पार्ट में रह रहा हो जिसका कोई अलग से लैंग्वेज हो, उसकी अलग स्क्रिप्ट हो या उसका अलग कल्चर हो, ठीक है, उसके पास ये राइट है कि वो अपने ये अलग टाइप का जो उसका लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है, उसको वो कंजर्व कर सकता है। ठीक, दूसरी बात कि किसी भी सिटीजन को मना नहीं किया जा सकता, ठीक है, कहाँ पे, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट के द्वारा मेंटेन्ड होते हैं या फिर स्टेट के फंड से उन्हें ऐड मिलता है। किस बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। मतलब कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनमें स्टेट के द्वारा, ठीक है, ऐड मिलता है, ठीक है, या उन्हें ऐड स्टेट फंड से मिलता है, ठीक है, या वो स्टेट के द्वारा मेंटेन किए जा रहे हों, ठीक है, उनमें एडमिशन के लिए इस बेसिस पे कि किसी आदमी का रिलीजन क्या है, रेस क्या है, कास्ट क्या है, लैंग्वेज क्या है, इस बेसिस पे मना नहीं किया जा सकता। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोविज़न हमने देखा कि डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन, मतलब कोई प्रिजर्व कर सकता है। ठीक, ये ग्रुप की बात करता है, राइट ऑफ ग्रुप की बात करता है। जो सेकंड प्रोविज़न है हमने देखा, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट आर रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। सेकंड वाला प्रोविज़न सिटीजन्स को, इंडिविजुअल को राइट देता है, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी टू विच ही बिलोंग्स, मतलब एडमिशन रिलेटेड है, ठीक है, कि भाई इन चार बेसिस पे कि किस आदमी का रिलीजन क्या है, रेस क्या है, कास्ट क्या है, फिर उसकी लैंग्वेज क्या है, इन चार बेसिस पे आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट से के द्वारा मेंटेन किया जाता है या स्टेट के फंड से ऐड मिलता है, उनमें एडमिशन को आप मना नहीं कर सकते। ठीक, तो सेकंड वाला इंडिविजुअल सिटीजन के राइट को लेके बात करता है। फिर आर्टिकल 29 का और मतलब समझते हैं कि आर्टिकल 29 ग्रांट प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटी एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। अब हेयर गिवन ना एनी सेक्शन, तो एनी सेक्शन का मतलब ये नहीं हुआ, ठीक है, कि कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इसका मतलब ये हुआ कि रिलीजियस माइनॉरिटी भी इसके अंदर आती है एनी सेक्शन में। एनी सेक्शन का मतलब हुआ रिलीजियस माइनॉरिटी एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है, दोनों टाइप के माइनॉरिटी कहाँ मेंशन है, किससे निकलते हैं, आर्टिकल 29 से निकलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो आर्टिकल है ना, इसका स्कोप हम सिर्फ माइनॉरिटी तक लिमिटेड नहीं कर सकते कि भाई रिलीजियस माइनॉरिटी या कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है कि एनी सेक्शंस, तो कॉमनली अज्यूम हम कर सकते हैं, ठीक, कि सभी के लिए है, क्योंकि सेक्शन ऑफ सिटीजन मेंशन है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि जो कंजर्व करने वाली बात हुई है ना, कि लैंग्वेज को कंजर्व करने के, इसके अंदर ये भी आता है कि कोई आदमी अपने लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए एजिटेट भी कर सकता है, ठीक है, मतलब आंदोलन क्यों कर सकता है। इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, अगर वो लैंग्वेज को लेके अपनी कुछ स्पीचेस देती हैं, ठीक, तो उसे करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर नहीं गिना जाता है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब देखो, रिलीजन के बेसिस पे कोई दंगा भड़काएगा
तो उसे करप्ट प्रैक्टिसेस की गिना जाएगा 1951 में, RPA 1951 में। लेकिन अगर कोई अपनी लैंग्वेज के लिए कुछ ऐसा एजिटेशन करवाता है, ठीक है, करता है, तो उसे RPA के अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर नहीं गिना जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक। अब आता है आर्टिकल 30, राइट टू एडमिनिस्टर, राइट ऑफ माइनॉरिटी एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, सभी को राइट है, दोनों माइनॉरिटी को, कि वो अपने हिसाब से अपने चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकती हैं और उसे एडमिनिस्टर भी कर सकती हैं। इस्टेब्लिश भी एडमिनिस्टर भी कर सकती हैं अपने चॉइस के हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अंडर आर्टिकल 30, ठीक है। रिलीजियस एंड लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात कर रहा है ये। द कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट गारंटी टू दी, ठीक है। अब देखो, मान लो कि स्टेट एक्वायर कर लेता है किसी प्रॉपर्टी को, ठीक है, ऐसी माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी को, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कि जो स्टेट कंपनसेशन अमाउंट फिक्स करता है उनके लैंड को लेने के लिए, वो तो कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको जो ये राइट दिया गया है कि अपना इस्टेब्लिश या एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस कर सकता है, उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है या उसे ख़त्म नहीं करता है, ठीक है। आपने प्रॉपर्टी उनकी एक्विजिशन आपने कर ली, पैसे दिए आपने, फिर भी उनके पास वो अधिकार रहेगा कि वो चाहें तो अपना बना सकते हैं, अपना सेटअप कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपनी चॉइस के हिसाब से, ठीक है। अब ये जो प्रोविज़न ऐड हुआ ना, वो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू ऐड हुआ था। कौन सा प्रोविज़न, कि भाई भले आप उनकी ज़मीन को एक्वायर कर लो, पर उनसे ये राइट छीन नहीं जा सकता कि वो अपने चॉइस के हिसाब से अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकती हैं, उसका एडमिनिस्टर कर सकती हैं। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू ऐड हुआ, ठीक। अब देखो, इसी एक्ट ने ये भी तो किया था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था अंडर आर्टिकल 31, वो उससे भी डिलीट कर दिया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ध्यान रखना है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्टिकल 30 के अंदर प्रोटेक्शन दिया गया है ओनली माइनॉरिटी को दिया गया है, ठीक। आर्टिकल 29 सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और ये माइनॉरिटी कैसी होंगी, रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ये हर एक के लिए एक्सटेंड नहीं होगा, इसे ध्यान रखने वाला बात है। आर्टिकल 29 सभी के लिए हो गया था सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, लेकिन आर्टिकल 30 सभी के लिए नहीं है, ये रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए ही है। लेकिन माइनॉरिटी की बात करें, माइनॉरिटी शब्द पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 30 जो है ना, ये भी कहीं ना कहीं राइट देता है माइनॉरिटी को कि जो उनके चिल्ड्रन है ना, वो अपने चिल्ड्रन को जो उनके इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं उनको अपनी लैंग्वेज में शिक्षा प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कितने टाइप के होते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। एक तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो हो गए जिन्हें रिकॉग्निशन भी स्टेट से मिलता है और ऐड भी स्टेट से ही मिलता है उसे स्कूल को रन करने के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए। दूसरे टाइप के माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो हो गए जो केवल स्टेट से रिकॉग्निशन जिनको मिला होता है, बट वो ऐड उन्हें स्टेट से नहीं मिलता है, ठीक। तीसरे टाइप के हो गए कि जिन्हें ना तो रिकॉग्निशन स्टेट से मिलता है और ना ही ऐड स्टेट से मिलता है। अब जो फर्स्ट एंड सेकंड टाइप के हो गए, मतलब जिनको रिकॉग्निशन भी स्टेट से मिलता है, एड भी स्टेट से मिलता है, और दूसरा वाला जिनको रिकॉग्निशन स्टेट से मिलता है बट एड स्टेट से नहीं मिलता, तो ये दोनों का क्या हो गया, ठीक है, कि इन्हें स्टेट के रेगुलेटरी पावर के अंदर आते हैं, ठीक है। किस बारे में, जैसे सिलेबस प्रिस्क्रिप्शन हो गया, सिलेबस क्या रहेगा भाई, एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या रहेगा, डिसिप्लिन वहाँ का क्या रहेगा, सैनिटेशंस, एम्पावरमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ, ये सब क्या, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ, ठीक, ये सब हो गए। थर्ड टाइप का जो है, जो ना तो स्टेट से रिकॉग्नाइजेशन लेते हैं ना ही ऐड लेते हैं, ठीक, वो अपना अफेयर्स खुद से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उनमें स्टेट का कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा, बस एक चीज़ को छोड़ के, जैसे कि जो जनरल लॉ हो गए उनके अधीन उनको काम करना पड़ेगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गए, लेबर लॉ हो गए, इंडस्ट्रियल लॉ हो गए, टैक्स लॉ हो गए, इकोनॉमिक रेगुलेशन हो गए। अब देखो, मतलब मान लो कि आपका कोई माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो ना तो रिकॉग्निशन स्टेट से लेता है ना ही ऐड लेता है स्टेट से, वो अपने हिसाब से टीचर
नियुक्त कर सकता है, सिलेबस भी डिफाइन कर सकता है, एकेडमिक स्टैंडर्ड भी सेट कर सकता है, डिसिप्लिन सैनिटेशन ये सब भी मेंटेन करवा सकता है। बट अब देखो जो लेवल है उसके हिसाब से भाई आप किसी आदमी को 24 घंटे तो काम करवा नहीं सकते। अब वो फोर्स कर दे कि नहीं अब टीचर आज से 24 घंटे पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते, आप जनरल लॉ के अधीन है। ठीक, उसके बाद देखो सेक्रेटरी ऑफ मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज का केस है, 2006 का है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जनरल प्रिंसिपल को समराइज किया था, किस चीज़ को लेके, इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को लेके। ठीक, अब ये कौन कौन से हैं, तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस कंप्राइज द फॉलोइंग राइट्स। कौन कौन से राइट हैं जो ये राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मिलता है आर्टिकल 30 के अंदर, उनमें उनको कौन कौन से राइट है। तो पहला राइट है कि वो चाहे तो गवर्निंग बॉडी अपनी चूज़ कर सकते हैं, जिनमें फाउंडर जो है उस इंस्टीट्यूशन के उनको फेथ हो या और कॉन्फिडेंस हो कि वो भाई जो रिलीजियस जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसके अफेयर्स को सही से मेंटेन या मैनेज करवा पाएंगे। ठीक, टीचिंग स्टाफ को अपॉइंट कर सकता है, जैसे टीचर, लेक्चरर्स या हेडमास्टर हो गए। नॉन टीचिंग स्टाफ को भी अपॉइंट कर सकता है। ठीक, एक्शन भी अपने हिसाब से ले सकता है अगर वो कोई ड्यूटी अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं नहीं करते। ठीक है, वो अपने हिसाब से जो एलिजिबल स्टूडेंट हैं उनको एडमिट कर सकता है और अपने हिसाब से फीस स्ट्रक्चर भी डिसाइड कर सकता है। प्रॉपर्टी एंड एसेट जो है बेनिफिट उस इंस्टीट्यूशन के बेनिफिट के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, अब मान लो स्कूल है कोई, तो भाई की शादी वादी में अगर कुछ उसको पैसे मिल जा रहे हैं, छुट्टी के दिन अगर कोई शादी वादी हो रही है तो अपने हिसाब से उस प्रॉपर्टी का यूज करके कुछ पैसे कमाएंगे जो इंस्टीट्यूशन के बेनिफिट में होगा, तो ऐसा कर सकते हैं। तो पहला ये हुआ कि जो राइट दिए गए, राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइसेस, उसके अंदर कुछ राइट दिए गए, वो तो हमने देखा। सेकंड क्या है, देखो जो राइट दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 30 उसका मतलब क्या है, उसका मतलब बस सिर्फ इतना सा है कि इनको कहीं ना कहीं इक्वलिटी प्रोवाइड करना विथ मेजोरिटी। ठीक है, जो मेजोरिटी है उनके बराबर कहीं ना कहीं इक्वल करना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि माइनॉरिटी जो है उसको ज़्यादा एडवांटेज पोजीशन में कर देना कंपेयर टू मेजोरिटी, बस उनके बराबर करना है। ठीक, यही ऑब्जेक्टिव है। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे माइनॉरिटी के फेवर में। ठीक, जनरल लॉ ऑफ द लैंड रिलेटिंग टू द नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ, सैनिटेशन एप्लीकेबल टू ऑल विल इक्वली अप्लाई टू। ठीक है, कुछ लॉज हैं वो सभी के लिए इक्वली अप्लाई होंगे, चाहे वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो मेजोरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, दैट्स इट। ठीक, थर्ड वाला प्रोविजन क्या कहता है, राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इज नॉट एब्सोल्यूट। अब देखो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक, हमने बात किया था ना पहले भी कि एब्सोल्यूट नहीं है फंडामेंटल राइट्स, तो ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि वो माल एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। देखो कुछ रेगुलेटरी मेजर भी हैं ताकि जो एजुकेशनल करेक्टर है ना, मतलब जिस तरह की एजुकेशन दी जा रही है, जिस तरह का स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जा रहा है इन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वो कहीं ना कहीं एकेडमिक एक्सीलेंस जो है उसको मेंटेन रखें। ये नहीं कि अलग से भाई हम 12 तक छोटा बड़ा ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती। चेक होता रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन समय समय पर जब भी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एफिशिएंट रूप से काम करे, साउंड मैनर में काम करे, ताकि जो एकेडमिक नीड है उस इंस्टीट्यूशन की उसको फुलफिल करे। अब जो रेगुलेशन स्टेट की तरफ बनाए जाएंगे उनका कंसर्न क्या होगा, उनका कंसर्न भाई यही तो होगा कि स्टूडेंट का वेलफेयर हो, टीचर का वेलफेयर हो। ठीक है, कुछ रेगुलेशन लाएंगे जिससे एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन हो, अपॉइंटमेंट को लेके, सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज़ को लेके हो। वैसा नहीं भाई 24 घंटे आप काम ही करवा रहे हैं उनसे, बोथ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग की बात करता है। ठीक, एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करने के लिए हो गए। ठीक है, वो मेजर स्टेट रहेगा, या फिर एम्प्लॉय का ऑपरेशन को प्रिवेंट करने के लिए सिलेबस या करिकुलम या स्टडी फॉल अंडर दिस कैटेगरी, इन सब चीज़ों को लेके जो है वो आएंगी जो रेगुलेशन स्टेट देगा। ठीक है, सच रेगुलेशन इन एनी मैनर इंटरफेयर विद। ठीक है, अब ये जो रेगुलेशन मिलेंगे ना वो किसी भी तरीके से जो आर्टिकल 31 मतलब
right to choice to administer and establish एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, इसका वायलेशन नहीं होना चाहिए इस रेगुलेशन। अगर ये नहीं कि रेगुलेशन ला के आप उनका जो इस्टेब्लिश एडमिनिस्टर करने का जो उनका सपना है कि अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को करेंगे माइनॉरिटी, उसी को आप उनके पूरे तहस नहस कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, फोर्थ वाला क्या कहता है कि सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी कंडीशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट बीइंग मेट, द अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल हैव द फ्रीडम टू अपॉइंट टीचर लेक्चर बाय अडॉप्टिंग एनी रैशनल प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शंस। ठीक है, जो एलिजिबिलिटी कंडीशन स्टेट क्वालिफिकेशन का बनाने के बाद जो प्रिस्क्राइब करता है, अगर वो फुलफिल हो रहा है, ठीक, तो जो अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको पूरे तरह से ये स्वतंत्रता है कि वो टीचर को अपॉइंट कर सकते हैं, लेक्चरर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरी तरीके का जो अपना उनके समझ में अच्छा हो उस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सब्जेक्टेड टू एलिजिबिलिटी कंडीशन क्वालिफिकेशन, ऐसा नहीं कि उसने बीएड किया है तो भाई बीएड मिलना चाहिए, उसके बाद अपने हिसाब से आप जिस तरह से सेलेक्ट करना हो सेलेक्ट करो जिस तरीके से जो टीचर है। लेकिन अगर बीएड उसने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया है तो भाई उसको फुलफिल करना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी कंडीशन स्टेट ने दिया है। अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात ही हो रही है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्या कहता है कि फिफ्थ डील करता है बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ एड बाय द स्टेट डज नॉट अल्टर द नेचर एंड करेक्टर ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब जो ऐड देगा स्टेट, इसका मतलब ये नहीं कि जो नेचर या फिर करेक्टर है, ठीक है, जिस तरीके का नेचर या करेक्टर है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, आप उसको बदल दें। ठीक है, केवल ये कंडीशन इम्पोज की गई है स्टेट के द्वारा ताकि वो जो ऐड, मतलब अब देखो जो बेसिकली स्टेट ऐड प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, मतलब ये जो रेगुलेशन वाला क्राइटेरिया भी हमने देखा ना कि द कंडीशन कैन बी इम्पोज बाय द स्टेट टू इंश्योर, केवल वही कंडीशन स्टेट इम्पोज कर सकता है जिससे कि जो ऐड उसने प्रोवाइड करवाया है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। ठीक, उसका ऐसा नहीं कि ऐड ही उसका लूट के सब लोग खा गए। ठीक, तो ये बात है। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, Article 32, one of the most important. Dr. B.R. Ambedkar says that it is basically heart of the constitution. ठीक है, तो आत्मा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को बोला था। अब देखो हमने सभी को फंडामेंटल राइट दे दिया, ठीक, लेकिन अगर उसका वायलेशन हो और कोई ऐसी अथॉरिटी ना हो जहाँ पे जाके कंप्लेन किया जा सके तो फंडामेंटल राइट्स का तो फिर भाई कोई मतलब ही नहीं रह गया, मीनिंगलेस हो गए, यूजलेस हो गए, वर्थलेस हो गए। ठीक है, तो वही बात करता है कि राइट विदाउट रेमेडी इज नथिंग। इसीलिए आर्टिकल 32 जो है राइट टू रेमेडी प्रोवाइड करता है, किस लिए? फॉर द इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन्स। दूसरी शब्दों में समझें, जो राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट्स, ठीक, राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड, मतलब आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा और खुद में ही फंडामेंटल राइट्स है, बेसिक फीचर में डाल दिया भाई, अब कोई कुछ कर ही नहीं सकता उसका, तो आर्टिकल 32 जाएगा ही। आर्टिकल 32 से ही सारे आर्टिकल ड्राइव किए जा सकते हैं। ठीक, दिस मेक फंडामेंटल राइट रियल्स। डॉक्टर बी अम्बेडकर कॉल्ड आर्टिकल 32 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल विदाउट दिस विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलिटी। मतलब इसके इस आर्टिकल के बिना तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई महत्व ही नहीं था, एकदम जीरो था। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल दिया कि जो आर्टिकल 32 है वो बेसिक फीचर है। ठीक, अभी हमने बात की ना कि बेसिक फीचर में डाल दिया भाई, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके भी इसको हटाया वटाया नहीं जा सकता। अब क्या है, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द इन्फोर्समेंट। अब देखो 4 प्रोविज़न है अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट वगैरह होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं, बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज गारंटीड। ठीक है, मतलब अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आपको एक गारंटी है मिली है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं थ्रू अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो डायरेक्शन या फिर ऑर्डर इशू कर सकता है। अभी हम पढ़ेंगे जो रिट इशू करता है या फिर रिट इशू कर सकता है फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन सी ये रिट है? हैबियस कॉर्पस है, मेंडेमस है, प्रोविजन है, सर्चरी है, कॉरेंटो है। ठीक, उसके बाद पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि
वो चाहे तो किसी दूसरे कोर्ट को भी ये जो रिट ऑर्डर या डायरेक्शन इशू करने का अधिकार दे सकता है। हालांकि वो देगा तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी तरीके से भेदभाव करे सुप्रीम कोर्ट के साथ। जो सुप्रीम कोर्ट के पास है वो है खुद में, ठीक है, ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शंस, ठीक है, उसको बिना छीने हुए अगर पार्लियामेंट चाहे तो ये पावर जो रिट हो गया, डायरेक्शन इशू करने का, ऑर्डर इशू करने का, किसी और कोर्ट को भी पार्लियामेंट दे सकती है। अब यहाँ एनी अदर कोर्ट्स का मतलब ये नहीं कि हाई कोर्ट को ऑलरेडी ये पावर मिली हुई है आर्टिकल 226 में, ठीक। उसके बाद द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइड फॉर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। जो राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट है वो सस्पेंड नहीं किया जा सकता, किस कंडीशन को छोड़ के, जब तक कि उस चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट में कोई सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड ना किया हो। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है ना कि प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 359, ठीक। तो ये होगा, तो यहाँ से क्लियर होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो कहीं ना कहीं डिफेंडर या फिर गारंटर है किस चीज़ का, फंडामेंटल राइट्स का। ओरिजिनल एंड वाइड पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास इस चीज़ को लेके। ओरिजिनल किस लिए? क्योंकि जो सिटीजन है ना जिसका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, इसलिए ओरिजिनल है। नॉट नेसेसरी बाई वे ऑफ अपील्स, मतलब उसको जरूरी नहीं कि भाई पहले छोटे कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, ठीक है, पहले सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाओ, उसके बाद हाई कोर्ट में जाओ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो चाहे तो सीधे भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक। वाइड किस लिए है? क्योंकि ये पूरे, ठीक है, सभी तरह के रिट इशू कर सकता है। अब बताओ कि अगर हाई कोर्ट से वाइडर है कि नहीं है? हाई कोर्ट से वाइडर। हाई कोर्ट जो रिट इशू करेगा वो अपने स्टेट में करेगा और स्टेट से बाहर भी करेगा अगर सब्जेक्ट मैटर उस स्टेट से रिलेटेड है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो पूरे ऑल इंडिया कर सकता है, तो भाई इसका ब्रॉड है, वाइडर है इसका जुरिडिक्शंस। किस चीज़ को लेके? आर्टिकल 32 रिट को लेके, ठीक। आर्टिकल 32, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गारंटीड, इफेक्टिव, एक्सपीडिशियस मतलब तेज, इनएक्सपेंसिव, ठीक, या फिर समरी रेमेडी भी बोल सकते हैं, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब देखो जो फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन्फोर्स अंडर आर्टिकल 32 एंड नॉट एनी अदर राइट लाइक नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट। जो आर्टिकल 32 के अंदर पावर है ना वो केवल फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए दी गई है, किसी और तरीके की राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए नहीं, जैसे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन राइट हो गए, स्टेचुटरी राइट्स हो गए, कस्टमरी राइट्स हो गए, इन सब के लिए नहीं है। केवल फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट प्रिजर्व करने के लिए आर्टिकल 32 का यूज़ होगा, ठीक। अब फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है, द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज साइन क्यू नोन फॉर एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय द आर्टिकल, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, जो भी हमने ऊपर बताया बस यही लिखा है, कुछ और ज़्यादा नहीं है। इन अदर वर्ड, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 कैन नॉट डिटरमाइन द क्वेश्चन दैट डज नॉट इन्वॉल्व फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर किसी ऐसे चीज़ को डिटरमाइन नहीं कर सकता, किसी ऐसे क्वेश्चन को डिटरमाइन नहीं कर सकता जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड नहीं है, ठीक। आर्टिकल 32 की बात करें, आर्टिकल 32 कब इन्वोक होता है? इसका काम क्या है कि डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेजिस्लेटिव। देखो अब कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या लेजिस्लेशन पास होता है, ठीक, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करता है, ठीक। मतलब आर्टिकल 32 केवल इसलिए इन्वोक नहीं किया जा सकता है क्योंकि किस लिए? जैसे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की या लेजिस्लेशन की चेक करे, केवल इसी पर्पस के लिए। ऐसे सिंपली तुरंत इशू नहीं किया जा सकता कि भाई एग्जीक्यूटिव ने कोई ऑर्डर दिया, ठीक है, और फिर लेजिस्लेशन कोई बना तो आप उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करने के लिए इसे तुरंत ऐसे इन्वोक कर दें, ऐसे इसका मतलब नहीं हुआ। अगर जब वो डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करेगा तभी ये इशू होगा, ठीक है।
तब ऐसे नहीं कि घुमा घुमा के कहीं पे भी इशू कर दे रहे हैं। इन द केस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल। हमने बात की ओरिजिनल है, मतलब डायरेक्टली कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, बट नॉट एक्सक्लूसिव। मतलब ये जो राइट है वो एक्सक्लूसिव नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास। कोई आदमी हाई कोर्ट के पास भी अंडर आर्टिकल 226 जा सकता है। एक्सक्लूसिव कब होता है? जब केवल सुप्रीम कोर्ट तक, कोर्ट में ही फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन का रेमेडी होता है। हाई कोर्ट में भी है, ठीक। कॉन्करेंट जुडिक्शन विथ हाई कोर्ट, आर्टिकल 20 हमने ये देखा, ठीक। इट बेस्ट original power in the high court to issue direction, order and writs of all kind for the enforcement of fundamental rights. It means when the fundamental rights within are violated, the aggrieved party has the option to moving either the high court or the supreme। देखो, अगर किसी आदमी का जो फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उसके पास दो ऑप्शन है। वो तो डायरेक्टली या तो मूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास कर सकता है। बट ऐसा माना जाता है कि भाई आप एक हायरार्की फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर है। एक बार अगर छोटा मोटा केस है तो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास वैसे इतना ऑलरेडी इतना ज़्यादा बर्डन है, ठीक। उसके बाद क्या कहता है कि सिंस द राइट गारंटेड बाय द आर्टिकल 32 राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट वेयर द फंडामेंटल राइट इनफ्रिंज इज इटसेल्फ फंडामेंटल राइट्स। मतलब आर्टिकल 32 इन इटसेल्फ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तो इसे हटाया नहीं जा सकता ऐसे। सबसे बड़ी बात की बेसिक फीचर है, ठीक, तो इसको अमेंड भी नहीं किया जा सकता अंडर आर्टिकल 368। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि जहाँ पे हाई कोर्ट के थ्रू अवेलेबल हो रिलीफ, ठीक है, अंडर आर्टिकल 226, अग्रीव्ड पार्टी जो है उसे पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ मूविंग डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक। अब रिट पढ़ लेते हैं। रिट बेसिकली टाइप एंड स्कोप इसके पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 रिट इशू कर सकता है। कौन कौन सी रिट? हैबियस कॉर्पस हो गई, मैंडेमस हो गई, प्रोहिबिजन हो गया, सर्चिटरी हो गया, क्यू वारंट हो गया, ठीक है। कौन? 5 टाइप: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिजन, सर्चिटरी एंड क्यू वारंट, ठीक। पार्लियामेंट चाहे अभी हमने ऊपर देखा था तो क्या कर सकता है कि जो ये रिट इशू करने की पावर है वो किसी दूसरे कोर्ट को भी दे सकता है, लेकिन ये किसी भी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास रिट जुडिक्शन है उसे कहीं ना कहीं उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसा अभी तक कोई प्रोविज़न बना नहीं है जिससे पार्लियामेंट ने जो ये रिट करने का पावर है वो दूसरे कोर्ट को भी दिया हो, ठीक। 1950 से पहले की अगर बात करें तो केवल जो 3 हाई कोर्ट थे, कौन कौन से? कलकत्ता के, बॉम्बे के, मद्रास के, उन्हीं के पास केवल ये रिट इशू करने का पावर था। आर्टिकल 226 ने क्या किया? वो सभी हाई कोर्ट को ये पावर दे दिया उसने, ठीक। ये जो रिट का कॉन्सेप्ट है इंग्लिश लॉ से हमने बोरो किया है। ब्रिटिश में क्या बोलते हैं इसे? तो ये प्रेरोगेटिव रिट्स बोलते हैं। ये किंग का प्रेरोगेटिव की तरह काम करता है, ठीक है, कि भाई किंग इस चीज़ को इशू करता है, क्योंकि किंग को आज भी वहाँ एक फाउंटेन ऑफ जस्टिस की तरह देखा जाता है, ठीक है। लेटर ऑन क्या हुआ कि वहाँ पे भी हाई कोर्ट्स ने ये इशू करना शुरू कर दिया रिट, किस लिए? ताकि वो जो ब्रिटिश पीपल हैं उनकी राइट एंड लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट कर सके, जो भी हमारा आर्टिकल 32 एंड 226 करता है। अब देखो, रिट जुडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का है वो हाई कोर्ट से डिफर करता है 3 सेंस में। पहला सेंस कि जो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा वो केवल ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए रिट इशू करेगा। हाई कोर्ट किसी भी तरह के राइट्स के लिए, राइट के इन्फोर्समेंट के लिए रिट इशू कर सकता है। अब यहाँ पे किसी और पर्पस का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो ऑर्डिनरी या लीगल राइट्स हो गए, ऑर्डिनरी एंड लीगल राइट्स भी यहाँ पे इंक्लूड हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिट जुडिक्शन है ना वो सुप्रीम कोर्ट का नैरोअर है कंपेयर टू द हाई कोर्ट। नैरोअर इन द सेंस कि नंबर ऑफ राइट टू रिट कैन बी इशूड फॉर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ राइट टाइप ऑफ राइट्स टू प्रोटेक्ट, ओके। तो आर्टिकल 226 के अंदर जो हाई कोर्ट के पास है वो सभी टाइप के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट इशू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट इशू करता है, ठीक। तो इसलिए हाई कोर्ट का रिट जुडिक्शंस वाइडर है कंपेयर टू
सुप्रीम कोर्ट। ओके, इन अ सेंस ऑफ नंबर ऑफ राइट्स टू प्रोटेक्ट। ठीक, सेकंड जो डिफर करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट जुडिक्शन को लेके, वो है जो सुप्रीम कोर्ट है वो इशू किसी आदमी या गवर्नमेंट के खिलाफ पूरे भारत में कर सकता है। हाई कोर्ट किसी आदमी या किसी गवर्नमेंट या किसी अथॉरिटी के, उन्हीं अथॉरिटी के खिलाफ कर सकता है जो कि उसके टेरिटोरियल जुडिक्शन के अंदर आती है। उसके टेरिटोरियल जुडिक्शंस के अगर बाहर आ रही हैं, ठीक है, तो नहीं कर सकता जब तक कि कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज विद द टेरिटोरियल जुडिक्शन, मतलब कि कोई ऐसा दूसरे स्टेट में कुछ ऐसा हो ना गया हो जो इस हाई कोर्ट के अंदर आता हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट का टेरिटोरियल जुडिक्शन है रिट इशू करने का, वो हाई कोर्ट से वाइडर है। ठीक, उसके बाद जो तीसरा डिफरेंस है कि आर्टिकल 32 इन इटसेल्फ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32 तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आता है, तो खुद से फंडामेंटल राइट्स है। ठीक, जबकि 226 की बात करें तो अब देखो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आने का मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता जो रिट जुडिक्शन है अपना इशू कर, मतलब रिट जुडिक्शन एक्सरसाइज करने से, जबकि हाई कोर्ट मना कर सकता है क्योंकि भाई ये इसका फंडामेंटल राइट्स नहीं है आदमी का, आर्टिकल 226। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर है, चाहे तो हाई कोर्ट रिट इशू करे चाहे ना करे, सुप्रीम कोर्ट को करना ही पड़ेगा रिट इशू, हाई कोर्ट चाहे तो करे चाहे ना करे। अब देखो आर्टिकल 32 है, केवल सुप्रीम कोर्ट को पावर ही नहीं देता, जैसे कि जो आर्टिकल 226 देता हाई कोर्ट को टू इशू रिट्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को एक डिफेंडर या गारंटर फंडामेंटल राइट्स के रूप में देखा जाता है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक, अब देखो जो डिफरेंट काइंड की जो रिट्स मेंशन है ना अंडर आर्टिकल 32 एंड 226, उसको देखते हैं। हैबियस कॉर्पस, तो हैबियस कॉर्पस लेटिन वर्ड है, लेटिन टर्म है हैबियस कॉर्पस। कॉर्प आप जानते हैं बॉडी वाडी से रिलेटेड, हैबियस हैव समझ लीजिए, तो हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। ठीक है, तब पूछ सकता है कि आपके पास कोई आदमी है। ठीक है, ये किस लिए इशू किया जाता है, ये कोर्ट से इशू किया जाता है किसी आदमी के खिलाफ जो किसी दूसरे आदमी को डिटेन कर रखा है, उससे कहेगा कि भाई आप जिसको डिटेन करे हो उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करो। उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, लीगलिटी को चेक करेगा डिटेंशन के, जिस आदमी को आपने डिटेन कर रखा था वो लीगल था या नहीं। ये डिटेन आदमी को फ्री करेगा अगर उसको लगा कि जो डिटेंशन था वो इलीगल था। ठीक, ये कहीं ना कहीं बुल वर्क है ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्री डिटेंशन। ठीक है, मतलब आर्बिट्री डिटेंशन आपने कर रखा है तो सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस रिट इशू करेगा, जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब आप उस बॉडी को प्रस्तुत करो जिसको आपने डिटेन कर रखा है, और हम उस डिटेंशन के वैलिडिटी को चेक करेंगे। अगर वो लीगल होगा तो ठीक है, अगर इलीगल होगा तो हम डिटेंशन से आदमी को फ्री करेंगे। अब देखो जो हैबियस कॉर्पस है वो किस किस के खिलाफ इशू हो सकता है, तो बोथ पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो किन केसेस में ये रिट इशू नहीं किया जा सकता, जहाँ पे डिटेंशन लॉफुल हो, मतलब किसी कानून के थ्रू भाई किया है और जो लॉफुल रहा। ठीक, प्रोसीडिंग इज फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कोर्ट, आपने किसी लेजिस्लेचर या कोर्ट का कंटेम्प्ट कर दिया है, उसके खिलाफ फिर आपको डिटेन किया गया है, तो उसमें भी हैबियस कॉर्पस नहीं इशू होगा। किसी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके खिलाफ, उसके हिसाब से आपको डिटेन किया गया है, तो भी हैबियस कॉर्पस इशू नहीं होगा। अगर कोर्ट के जुडिक्शन से बाहर आता है तो भी हैबियस कॉर्पस इशू नहीं हो सकता। अब आता है सेकंड जो है वो है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब है कि बी कमांड, हम तुम्हें आदेश देते हैं। तो बेसिकली एक कोर्ट जो होता है वो पब्लिक ऑफिशियल से कहता है कि भैया आप अपना काम नहीं कर रहे हो, आप फेल हो रहे हो, या आप करने से क्यों इनकार कर रहे हो अपने काम को। पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट भी इशू हो सकता है, किसी कॉरपोरेशन के अगेंस्ट हो सकता है, इन्फीरियर कोर्ट अपने जो छोटे कोर्ट हैं उनके खिलाफ, ट्राइब्यूनल के खिलाफ हो सकता है, या गवर्नमेंट के खिलाफ भी इसको इशू किया जा सकता है कि भैया अपना काम करो।
आप अपना काम नहीं कर रहे हो, फेल हो जा रहे हो अपना काम करने में, या अपना काम आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, करने से। किस किस के खिलाफ? तो प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर और ठीक है, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी इशू नहीं इशू किया जा सकता। किस किस के खिलाफ नहीं इशू किया जा सकता, इसमें यह मेंशन है, मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं इशू हो सकता है। किसी डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन को इन्फोर्स करवाने के लिए नहीं इशू हो सकता है, जो कि जिसके पास मतलब कोई स्टैट्यूटरी फोर्स ना हो, ठीक। अगर ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है, वो काम डिस्क्रिशनरी मैंडेटरी नहीं है, तो आप उससे ज़बरदस्ती इशू करके नहीं करवा सकते। कोई कॉन्ट्रेक्चुअल अगर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ है तो आप उसको फुलफिल करवाने के लिए नहीं इशू कर सकते। प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के खिलाफ नहीं इशू कर सकते, ठीक। अब आता है प्रोविज़न। प्रोविज़न का होता है टू फॉरबिड। इसमें क्या होता है, जो हाई कोर्ट होता है, हायर कोर्ट जो होते हैं, वो लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल को मना करते हैं कि भैया आप अपने जुडिक्शन से बाहर हो रहे हो, आप अपने औकात से बाहर जा रहे हो। सिंपल सी भाषा में, आप अपने औकात से बाहर जा रहे हो। ये हाई कोर्ट जो है, छोटे कोर्ट जो अपने से हो गए, हायर कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट ट्राइब्यूनल्स हो गए, ठीक है, उनको कहता है कि भैया अपने दायरे में रहो, ठीक। तो कहीं ना कहीं जैसे मंडमस था ना, वो एक्टिव कि भैया अपना काम करो, ये कहीं ना कहीं रोकता है कि भैया आप अपने दायरे से बाहर जा रहे हो, ये काम मत करो, ठीक। ये डिफरेंस है। जो प्रोहिबिजन है वो किसके खिलाफ? तो जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ ही होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट में नहीं है ये। सर्चुलरी का मतलब क्या हुआ? टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कुछ लेकर है, ठीक है, सर्चुलरी इन्फॉर्मेशन को लेकर है। इसमें क्या होता है कि हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को और ट्रिब्यूनल को ये डायरेक्शन देता है कि भैया आपने जो ऑर्डर पास किया है उसको ख़त्म कर दो, ठीक, उसको क्वाश कर दो। किन केसेस में ये इशू होता है? जैसे कि अगर जो लोअर कोर्ट है वो अपने जुडिक्शन से बाहर काम कर दिया हो कोई, ठीक है, तो प्रोहिबिजन का क्या हो गया कि प्रोहिबिजन क्या करता था कि मना करता था कि भैया आप अपने लिमिट से बाहर हो रहे हो, बस अपना उतना ही काम करो। जबकि ये सर्चुलरी क्या करता है कि उस जजमेंट को ही ख़त्म कर देता है, और अगर जजमेंट चाहे तो इस लोअर कोर्ट से लेके खुद भी देख सकता है। तो देखो वो कहीं ना कहीं रेमेडी था, ये एक प्रोविज़न था। जो प्रोविज़न वाला था वो एक प्रोहिबिट करता था ना भैया कि अपने जुडिक्शन से मत आगे बढ़ो। सर्चुलरी क्या करता है, ये कहीं ना कहीं उसको रेमेडी भी उसकी प्रोवाइड करवाता है, ठीक। ये केवल बीमारी ही नहीं बताता, रेमेडी भी प्रोवाइड करता है, जबकि प्रोविज़न केवल बीमारी ही बताता था, ठीक। देखो प्रोविज़न कब इशू किया जा सकता था? तो प्रोविज़न फाइनल ऑर्डर पास होने से पहले भी इशू किया जा सकता था कि भैया आप अब आगे इस ऑर्डर पर काम नहीं कर सकते। जबकि सर्चुलरी का बात क्या हुआ कि सर्चुलरी जब फाइनल ऑर्डर पास हो जाएगा तब, मतलब ये कहीं ना कहीं ऑर्डर पास होने के बाद सर्चुलरी इशू होता है, लेकिन प्रोहिबिजन ऑर्डर पास होने से पहले का काम था, ठीक। शुरुआत में क्या हुआ कि जो सर्चुलरी था ना वो केवल जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के लिए इशू होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए नहीं, ठीक है। जबकि बाद में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया कि भैया सर्चुलरी क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी किसी इंडिविजुअल के राइट को अफेक्ट कर रही हो, प्रभावित कर रही हो। अब क्यू वारंटो पे आते हैं। क्यू वारंटो क्या बोलता है? तो क्यू वारंटो बोलता है बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब ये बेसिकली कोई जो पब्लिक ऑफिस किसी आदमी ने ले रखा है, ठीक है, कोई पब्लिक एम्प्लॉय है, तो क्यू वारंटो के थ्रू ऐसा उस आदमी से पूछा जा सकता है कि भैया किस हिसाब से आपके पास ये पोस्ट है। मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक ऑफिस के लीगलिटी को ये चेक करता है कि भैया ये लीगली तुम बैठे हो, ऐसा तो नहीं कि कोई आदमी जाके मुख्यमंत्री का पद हथिया लिया है, ठीक है, या प्रिंसिपल का पद हथिया लिया है। ये कहीं ना कहीं इलीगल अजर्प्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस को, मतलब जबरन पब्लिक ऑफिस को ले लेने वाले लोगों के अगेंस्ट है। देखो केस ऑफ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ परमानेंट करेक्टर, जैसे जो परमानेंट करेक्टर है उन्हीं की बात है, जो ऑफिस जो परमानेंट करेक्टर की है उन्हीं के अगेंस्ट में है।
अब देखो परमानेंट कौन हो गई, जिन्हें या तो किसी कानून के द्वारा बना के, किसी लॉ के थ्रू, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद जिन्हें इस्टेब्लिश किया है। ये किसी मिनिस्ट्रियल ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट नहीं है। ठीक, दिस रिट कैन बी सॉट बाय द पब्लिक माइंडेड पर्सन एंड नॉन नेसेसरी द ग्रुप। तब ये किसी भी आदमी जो पब्लिक के लेके थोड़ा जागरूक सिटीजन से बोलेंगे, ठीक है, अवेयर सिटीजन्स, वो आदमी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं कि भाई जो हर्ट हुआ है वही आदमी पूछे। ठीक, तो ये था हमारा टिल आर्टिकल 32। अब आते हैं आर्टिकल 33 पे। ठीक, आर्टिकल 33 आर्म फोर्सेस। देखो अब जो आगे का हम देखेंगे 32 33 बेसिकली 33 34 33 आर्म फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स को रिलेटेड को लेके है। 34 को किस चीज़ को रिलेटेड है, मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स, आफ्पा वगैरह 34 डील करता है। ठीक, आर्म फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 33 क्या बोलता है कि भैया जो फंडामेंटल राइट्स मिला है इसको कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है, जिनकी सर्विसेज को एक सेक्रेसी की तरह, मतलब अगर वो इन्फॉर्मेशन लीक करने लगे ऐसे तो देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, तो उनको भाई इतना फंडामेंटल राइट्स तो हम दे नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं एक लिमिट है, ठीक है, जो आर्म फोर्सेस हैं उनके फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है, उन पे एक लिमिट लगाता है कि भैया आपका जो फंडामेंटल राइट्स आप इसी स्तर तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको जो नॉर्मल सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उनके बराबर आपको फंडामेंटल राइट्स यहाँ नहीं दिए जाते। ठीक, क्या कहता है, पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस। पार्लियामेंट क्या करता है कि रिस्ट्रिक्ट करता है या फिर छीनता है जो फंडामेंटल राइट्स वाला पावर है आर्म फोर्सेस से, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी, एनालॉग फोर्सेस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ताकि वो प्रॉपर से रूप से डिस्चार्ज कर सकें अपनी ड्यूटीज़ और डिसिप्लिन को मेंटेन रख सकें। अब मान लो किसी को एक्सप्रेस करने का अधिकार मिल गया, दिन भर बैठ के ऑफिस में वो गाना गा रहा है भैया, ठीक है, तो ऐसा तो फिर भाई ऑफिस अपना सही से काम कर नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह फंडामेंटल राइट्स पे उसकी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए ताकि वो डिसिप्लिन फॉर्म में अपने पूरे फुल डिसिप्लिन के साथ अपना काम कर सके। ठीक, अब देखो जो 33 जो फंडामेंटल राइट्स कर्व करने की बात हो रही है आर्म फोर्सेस को लेके, उस पर कानून कौन बना सकता है, केवल पार्लियामेंट ही बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता। अब अगर पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बना दिया तो किसी कोर्ट में इसे चैलेंज नहीं किया जाएगा। किस बेसिस पे कि भैया इसने तो फंडामेंटल राइट्स को ही वायलेट कर दिया। ठीक, इन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950 एंड पुलिस फोर्स एक्ट 1966, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, ये सब एक्ट बनाते हैं इसी चीज़ को कंप्लाई करने के लिए। दिस इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन वगैरह हो गया, ऐसा नहीं कि भाई अब म्यूटनी कर लिए वहाँ पे अपना एसोसिएशन बना के आर्मी में ही। ठीक है, राइट टू मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियंस और पॉलिटिकल एसोसिएशंस, राइट टू बी मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन और पॉलिटिकल एसोसिएशन, मतलब आप कोई पॉलिटिकल पार्टी भैया आर्मी बना के वोट मांगना शुरू कर दी। राइट टू कम्युनिकेट विद द प्रेस, कि कम्युनिकेशन, अब भैया आप सब अंदर की बातें बाहर प्रेस को बता रहे हो, पूरी दुनिया को पता चल रही है। राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब कोई पब्लिक मीटिंग, ठीक, अटेंड करने या फिर डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह, इन सब चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो द एक्सप्रेशन मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस, इसका क्या मतलब हुआ, तो ये केवल ऐसे नहीं कि भैया जो आर्म फोर्सेस के हैं जो गोली बंदूक ले जाके वहाँ पे मतलब दुश्मनों को हरा रहे हैं, वही नहीं हो गए। जो मतलब आर्म फोर्सेस में जो दूसरे भी एम्प्लॉई हैं, जैसे जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, धोबी हो गए, बार्बर हो गए, कारपेंटर हो गए, मैकेनिक्स हो गए, कुक हो गए, चौकीदार हो गए, टेलर्स हो गए, जो नॉन कम्बाटेंट्स वाले हैं, मतलब जो लड़ाई नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, वो भी इंक्लूड हो गए। भाई उसके पास भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, अगर उसने भी लीक कर दिया कि भैया इनका खाने का क्या शेड्यूल है, इनका बैठने का क्या शेड्यूल है, ये इनके पास कब गन नहीं होता है, ये कब सर्वे से वापस आ जाते हैं वहाँ, कब बॉर्डर खाली रहता है, तो कहीं ना कहीं उसके पास भी तो भाई इन्फॉर्मेशन रहता है। मान लो मैकेनिक्स था, ठीक है, बॉर्डर एरिया पे कोई गाड़ी थी ख़राब हो गई, अब मैकेनिक्स दुश्मन से बता दे कि भैया ख़राब है, आओ मार पीट लो, ठीक है, तो फिर भाई वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसी वजह से ये सभी पे नॉन कम्बाटेंट रोल वाले हैं उनके खिलाफ भी अप्लाई होता है। ठीक, उसके बाद क्या बोलता है आर्टिकल
कि जो द पार्लियामेंट्री लॉ इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 13 कैन आल्सो एक्सक्लूड द कोर्ट मार्शल्स, ठीक है। कोर्ट मार्शल ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर द मिलिट्री फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब देखो पार्लियामेंट लॉ बना के ये भी कह सकता है कि जो जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का अंडर आर्टिकल 32 वो मार्शल लॉ को इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। कोर्ट मार्शल को इंक्लूड नहीं करेगा तो एक्सक्लूड कर सकता है, ऐसा पार्लियामेंट लॉ बना के कह सकता है कि आर्टिकल 32 के अंदर भैया ये नहीं आएगा, या 226 के अंदर ये नहीं आएगा। कोर्ट मार्शल को रिलेटेड कोर्ट मार्शल अगर किसी को मिला है, ठीक है, तो वो नहीं चैलेंज करेगा आर्टिकल 32 या 226 के अंदर कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो मार्शल लॉ को डील करता है एंड फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड मैटर है आर्टिकल 34 में, ठीक है। तो हम अभी तक 33 आर्टिकल तक कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 34 देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 35 इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। बस बाकी 36 to 51 तो डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर में डील करेंगे। तो लगभग आपका सारा मैटर ख़त्म हो गया है, ठीक है। थोड़ा बहुत अब मैटर बचे हैं, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है जो भी बचे हैं, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे मैटर्स हम देखेंगे। सो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।